हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री को एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 7th की बुक का 8वां चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ये क्लास 7th की बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्लास 7th कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, यदि आप मानचित्र 1 और मानचित्र 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। इन मानचित्रों की बात हो रही है। ये मानचित्र 1 और ये वाला मानचित्र 2 है। तो इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। आगे लिखा है, गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखें कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इस मानचित्र में जो ऐसे डॉटेड करके दिखाया गया है, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। ये जो इस तरीके से ये दिखाया गया है, ये मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा है। दूसरे मानचित्र में देखिए, इसमें जो ये लाइन इस मैप में जो हल्के गुलाबी रंग से दिखाया गया है, ये ब्रिटिश नियंत्रण के अंतर्गत का क्षेत्र है। जो ये आप देख सकते हैं, ये क्षेत्र जो है ब्रिटिश नियंत्रण में आता था। अब लिखा है, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था, फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा था। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनैतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। क्योंकि जो सूबेदार थे, इन्होंने क्या किया, अपने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ कर लिया था, तो राजधानी में जो राजस्व की मात्रा पहुंचती थी, अब वह मात्रा कम होने लगी थी। आगे लिखा है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे, और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थीं। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी परिस्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। तो क्या हुआ कि उत्तरी और पश्चिमी भारत में अनेक जमींदारों और किसान थे, उन्होंने विद्रोह किया, कृषक आंदोलन हुए। ये क्यों हुए? क्योंकि जो कर था वो बढ़ा दिया गया था। जो लोग थे, जमींदार, किसान, ये कर के तले दबते जा रहे थे, इसलिए ये विद्रोह किए गए। आगे लिखा है, जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक ना सके, क्योंकि परिवर्तन हो रहा था, लोग विद्रोह कर रहे थे और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर
बढ़ रहा था। आगे लिखा है भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। ये लिखा है मुगल साम्राज्य के बारे में। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसान के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है, जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति आ गई थी, किसान जो है अपनी फसल भरपूर मात्रा में उगाता था, लेकिन जमींदार को कुछ भी नहीं मिलता था। आगे लिखा है ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते थे और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से देंगे। तो जमींदार अपने पास बड़ी सेना रखते थे, लेकिन अब उनको धन नहीं मिल पा रहा था सेना को रखने के लिए। तो जमींदारों की स्थिति जो है खराब होती जा रही थी। आगे लिखा है इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये आपको याद रखना है, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में किया, और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। किसने मचाई? अहमद शाह अब्दाली ने। 5 बार उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। अब यहाँ पर नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, तो नादिर शाह ने आक्रमण किया था, उसी के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग इस चित्र में नादिर शाह को देख सकते हैं। तो चलिए इसके आक्रमण के बारे में पढ़ लेते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह किया। 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। तो जो मयूर सिंहासन था उसे शाहजहां ने बनवाया था और यह दिल्ली में लगा हुआ था, दिल्ली के लाल किले में। तो ये बात भी याद रखनी है। आगे लिखा है एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गई। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे, और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर अब मलबे का ढेर बन गया। तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। तो नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। आगे लिखा है साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अब जातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। तो साम्राज्य में जो समूह थे उनमें आपस में ही प्रतिद्वंदिता छिड़ गई, तो इससे जो है साम्राज्य और भी कमजोर हो गया। आगे लिखा है ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। तो स्थिति तब बहुत ही खराब हो गई थी जब 2 बादशाहों की हत्या कर दी गई और जो अन्य 2 बादशाह थे अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय, तो उनको उन्हीं के अभिजातों ने अंधा कर दिया। आगे लिखा है मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े बड़े प्रांतों के सूबेदारों
और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली, जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद। क्योंकि मुगल साम्राज्य का पतन हो ही रहा था, तो जो जमींदार और सूबेदार थे, इन्होंने अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ाई और अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर अवध, बंगाल और हैदराबाद को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये तो पढ़ लिया मुगल साम्राज्य का जिस प्रकार से पतन हुआ और किस प्रकार से विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, इसके बारे में। अब पढ़ेंगे राजपूतों के बारे में। तो इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। अब लिखा हुआ है, बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। तो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, इनको गुजरात की सूबेदारी मिल गई और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। आगे लिखा है, बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों में कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। तो जोधपुर के राजघराने ने नागौर को जीता और अंबर ने क्या किया, बूंदी के बड़े बड़े जो हिस्से थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। आगे लिखा है, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका विस्तार आगे होने से रुक गया। यहाँ आप इस चित्र को देख सकते हैं और यहाँ लिखा है, कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं ने नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थीं। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, बावली जैसी कई जल निकाय थे। ये चित्तौड़गढ़ किला है राजस्थान का। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। तो कई राजपूत राजा ऐसे थे जिन्होंने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार कर लिया, लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आगे लिखा है, जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5-6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। तो जयपुर के राजा जयसिंह का जो प्रभाव था दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। इस चित्र में आप मेहरानगढ़ किला जोधपुर देख सकते हैं। इस चित्र में जयपुर में जंतर मंतर देख सकते हैं और यहाँ लिखा हुआ है, अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। तो किसने ये निर्माण करवाया? अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने। अब लिखा है, सिखों के बारे में
तो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। अध्याय 6 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गई। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। किसने किया? बंदा बहादुर ने। कब किया? 1708 में, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद। आगे लिखा है, उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। तो 1715 में बंदा बहादुर को कैद कर लिया गया और 1716 में उन्हें मृत्यु यानी उनकी हत्या कर दी गई। आगे लिखा है, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। पहले जत्थों में संगठित किया था और बाद में मिसलों में। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। यानी उन दिनों ये दल जो है खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यानी राखी व्यवस्था क्या थी? किसान अपनी उपज का 20% कर के रूप में देते थे, बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। यहाँ आप इस चित्र में 10वें गुरु गोविंद सिंह देख सकते हैं। इस चित्र में महाराजा रणजीत सिंह की तलवार देख सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, यानी राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे, इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? महाराजा रणजीत सिंह ने, जिनकी तलवार अभी इस चित्र में दिखाई थी, ये तलवार। तो सिखों के बारे में पढ़ लिया। अब लिखा है मराठा के बारे में। तो मराठा राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। यानी जो कृषक थे और पशुचारक थे, जो पशु पालते थे, वो मराठों की सेना में शामिल हो गए और उनकी सेना का मुख्य आधार भी बन गए। तो शिवाजी ने क्या किया? जब मुगलों को चुनौती दी तो इसी सैन्य बल का उसने प्रयोग किया। आगे लिखा है शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। यहाँ आप इस चित्र में शिवाजी को देख सकते हैं और लिखा है 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई।
शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कौंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्ति बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। आगे लिखा है, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। 1720 से 1761 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। तो चौथ और सरदेश मुखी कर क्या होते हैं, इनके बारे में ये लिखा हुआ है। चौथ क्या है? जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25%। दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे। सरदेश मुखी क्या है? दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो आपको याद रखना है कि जो शिवाजी थे उन्होंने चौथ और सरदेश मुखी कर लगाया था। आगे लिखा है, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गईं। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। यानी कि इन्हें मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन भेंट के रूप में इनसे रकम ली जाती थी, क्योंकि इन्होंने प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया था। इसलिए आगे लिखा है, साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उनके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली। यानी पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई तो जो अन्य शासक थे उन्होंने मराठों की सहायता नहीं की। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहां स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। यानी कि एकदम से भू राजस्व नहीं वसूला गया। जब वहां उनका शासन सुरक्षित हो जाता तो धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की जाती थी। आगे लिखा है, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। यानी उज्जैन पर किसका नियंत्रण था? सिंधिया का संरक्षण था और इंदौर होलकर के आश्रय में फल फूल रहा था। आगे लिखा है, ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। यानी चंदेरी में जो वस्त्र उत्पादित किए जाते थे, रेशमी वस्त्र, उनको मराठों की राजधानी यानी पुणे में नया बाजार मिल गया, जहां ये वस्त्र बेचे जाने लगे। आगे लिखा है, बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की धुरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था।
तो मराठों के बारे में पढ़ लिया। यहाँ लिखा है बाजीराव प्रथम के बारे में, तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा लिखा हुआ है, लिखा है बाजीराव प्रथम, जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें बिंद के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ अन्य सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। अब पढ़ेंगे जाट के बारे में, तो चलिए इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। आखिरी टॉपिक है। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की, यानी जिस तरह अन्य राज्य अपनी सत्ता को सुदृढ़ कर रहे थे, उसी प्रकार जाटों ने भी 18वीं और 17वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। आगे लिखा है अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। क्योंकि उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के जैसे दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया था, तो कुछ अरसे के लिए ये आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए थे। आगे लिखा है जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। आगे लिखा है सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इन सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जब भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में तो नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह ने क्या किया, मराठाओं से भी सैनिक लिए, सिखों से भी सैनिक लिए और वह इन सैनिकों के बलबूते पर ही मुगलों से लड़ा था। आगे लिखा है जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दींग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला ने जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। इस चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल। इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करें। ये जो मुख्य छत पर बांग्ला गुंबद बना हुआ है, इसके बारे में लिखा है। यहाँ लिखा है जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे, उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिसमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। तो लोहागढ़ का जो किला था वह बहुत ही मजबूत था, इसी के बारे में लिखा हुआ है। और कहाँ पर था? भरतपुर में था। तो क्लास 7th आज कंप्लीट होती है। क्लास 7th के जितने भी चैप्टर थे मैंने सभी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब क्लास 8th की हिस्ट्री मैं तभी पढ़ाऊंगी जब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आप क्लास 8th की NCERT की हिस्ट्री भी पढ़ाइए, तो ही मैं पढ़ाऊंगी। इसके अलावा ज्योग्राफी मैंने क्लास 6 क्लास 7th को कंप्लीट पढ़ा दिया है। यदि आप लोग चाहें तो ही मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों हुई क्लास 8 की कंप्लीट करवाऊंगी, अन्यथा मैं इसके आगे NCERT से नहीं पढ़ाऊंगी यदि आप लोगों ने कमेंट में नहीं कहा। तो चलिए मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूंगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।